हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 73 और आज डेट है 30 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है चैप्टर 7 ट्राइंगल्स, यानी आज हम अध्याय नंबर 7 त्रिभुज की रिवीजन करने वाले हैं। और आज की रिवीजन हमारी वर्कशीट नंबर 25, 26 और 27 में से होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट बेटा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम हम साथ साथ में सॉल्व करेंगे। पहले 4 क्वेश्चन आज की वर्कशीट के हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ते हैं क्या है हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स देखिए, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज डैश ऑफ द ट्राइंगल। किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को यदि उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाया जाए तो इस रेखाखंड को हम क्या कहते हैं। तो याद करो, अगर एक त्रिभुज है, क्या बोला जा रहा है, इसके एक किसी शीर्ष को यानी एक वर्टेक्स को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से अगर ज्वाइन कर दिया जाए, ये मिड पॉइंट है यानी ये वाली दोनों साइड इक्वल हैं और ये है इसका शीर्ष यानी वर्टेक्स, तो हम इस लाइन को क्या बोलते हैं। तो याद करो, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं हम मीडियन। इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं ना इसी को, माध्यिका, जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख देंगे इट इज़ कॉल्ड मीडियन, नोन एज मीडियन, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ लिख देंगे माध्यिका। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में बोला जा रहा है अ ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड व्हाट। तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स बराबर हों, अपोजिट साइड या कोई भी 2 साइड, तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं वह होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो हो गया दूसरा भी हमारा हल। तीसरे में देखिए क्या बोला गया, डैश इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, यानी किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। तो समकोण त्रिभुज में ये होता है आपका समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के बिल्कुल ये सामने वाली जो भुजा होती है ना, ये होती है सबसे बड़ी भुजा यानी लॉन्गेस्ट साइड। इसी को बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज या फिर कर्ण। अगला, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज डैश। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। तो आपको तो याद ही है कि ये 60 डिग्री का होता है। तो हो गया हमारा सारे 1 to 4 फिलिंग द ब्लैंक्स सॉल्व। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यानी समकोण त्रिभुज एबीसी में यदि बी कोण 90 डिग्री का है तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो ध्यान दो, कौन 90 डिग्री का एंगल कौन से पे है, बी पे है ना। तो इसके जो सामने वाली साइड है इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। ठीक है, एच लिख रही हूँ यानी कर्ण है वो। ये साइड होगी हमारा बेस जिसको हम बोलते हैं आधार, और ये भुजा होती है हमारी हाइट जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर भी या फिर हाइट भी। पी से लिख रही हूँ, एच लिखेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी कि हाइपोटेन्यूज है या क्या है, तो इसको हम लिख देते हैं परपेंडिकुलर, जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसको लिखते हैं परपेंडिकुलर और हिंदी में हम इसको बोलते हैं लंब। अब यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उन ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम सभी को याद है ना, क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है, जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग के और लंब के वर्ग के। तो वैल्यूज डाल दो, हाइपोटेन्यूज की जगह पर यहाँ क्या लिखेंगे, एसी भुजा है तो एसी का वर्ग बराबर है बेस। बेस कौन सी भुजा थी, बीसी, तो बीसी का वर्ग लिख देते हैं। परपेंडिकुलर कौन सी भुजा थी, एबी, तो यहाँ लिख देते हैं एबी का वर्ग। तो 4 ऑप्शंस में से चेक करो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, कौन सा इससे मैच कर रहा है। देखो, एसी का वर्ग बराबर है एबी के वर्ग के और बीसी के वर्ग के, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, तो मार्क कर दो बी ऑप्शन। हो गया हमारा 5th क्वेश्चन भी। इसके बाद स्टार्ट करते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है, हाउ मेनी मैक्सिमम एल्टीट्यूड्स डज एन ट्राइंगल हैव। एक त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्षलंब होते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में शीर्षलंब किसे बोलते हैं, मान लीजिए एक त्रिभुज है, शीर्षलंब का मतलब अगर किसी शीर्ष से दूसरी भुजा पर एक लंब खींचा जाए यानी 90 डिग्री का कोण खींचा जाए तो वह शीर्षलंब होता है। ये तो मैंने इस शीर्ष से यानी इस वर्टेक्स से खींचा जिसको हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। अब अगर मैं इस वर्टेक्स यानी इस शीर्ष से एक एल्टीट्यूड खींचूं तो सामने वाली साइड पर यानी 90 डिग्री का एंगल खींचूं, लंब खींचूं, तो एक ये भी बन सकता है। तीसरे शीर्ष से भी खींच दूं, तीसरे वर्टेक्स से भी खींच दूं तो यहाँ से भी एक 90 डिग्री का एंगल बन सकता है। तो कुल कितने बन गए मैक्सिमम, 3 ही। अगर इसके अंदर वर्टेक्स है तो 3 ही खींचे जा सकते हैं मैक्सिमम, यानी आप मार्क कर देंगे 3, यानी अधिकतम मैं सिर्फ 3 ही शीर्षलंब खींच सकती हूँ। तो हो गया हमारा 6th क्वेश्चन भी। इसके बाद स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 7 देखिए बेटा क्या बोला हुआ, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी अगर
बी एंगल 90 डिग्री है, बी सी सेंटीमीटर है, ए सी की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो आपको ए बी की लेंथ निकाल कर बतानी है। सो समकोण त्रिभुज एबीसी में यदि कोण बी 90 डिग्री का है, बीसी की माप 3 सेंटीमीटर, एसी का माप 5 सेंटीमीटर, तो हमें एबी भुजा का माप बताना है। 4 ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज में बी पर 90 डिग्री का अगर यदि कोण है तो बी के सामने वाली भुजा जो है वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, और नीचे वाली ये भुजा ये आधार यानी बेस हो जाएगी, और ये भुजा हो जाएगी हमारी लंब यानी परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को याद है, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपको याद रखनी है, यह है पाइथागोरस प्रमेय। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, यानी बेस की जगह पर हमने बीसी लिख दिया, परपेंडिकुलर की जगह पर हमने ए बी लिख दिया, हाइपोटेन्यूज की जगह पर हमने ए सी लिख दिया, और सभी का वर्ग भी लिख दिया। अब इसके अंदर हमें वैल्यूज डालनी है। ए सी की जगह पर हम क्या वैल्यू डाल देंगे? 5, क्योंकि 5 है सेंटीमीटर ही है। 5 का वर्ग बराबर है, बी सी की जगह पर क्या लिखेंगे? 3 का वर्ग जमा ए बी का मान हमें नहीं पता तो यहाँ लिख देते हैं ए बी का वर्ग। अब वर्ग कर दो पहले तो 25 का, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 जमा ए बी का वर्ग। अब ए बी का वर्ग अगर मुझे निकालना है तो इस 9 को 25 की तरफ जाना पड़ेगा, तो ए बी के वर्ग का मान आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 25 घटा 9। 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। तो ए बी के वर्ग का आपको यहाँ पर मान मिल गया 16। अब अगर मुझे ए बी का मान ज्ञात करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 16 का ए बी का वर्ग बराबर 16 के आया। अब इस वर्ग को अगर मुझे ज्ञात करना हो यानी ए बी का मान ज्ञात करना हो इस वर्ग को हटा के, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 16 पे वर्गमूल लगाना पड़ेगा। 16 के आप फैक्टर्स लिख दीजिए यानी गुणनखंड लिख दीजिए। 4 चौक 16 होता है वर्गमूल के अंदर। अब वर्गमूल के अंदर जब हमने 4 गुना 4 लिखा तो ये पेयर बन गया ना, जोड़ा बन गया, तो वर्गमूल के बाहर आ जाएगा, यानी ए बी का मान हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर। तो चारों ऑप्शन में से चेक करो, पहला ही ऑप्शन था 4 सेंटीमीटर का, तो 7th का आंसर क्या आ जाएगा? ए। अब इसके बाद 8th क्वेश्चन देखो। 8th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? 8th क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है इन अ ट्राइंगल इफ़ वी ज्वाइन द वर्टेक्स, अगर हम वर्टेक्स को सामने वाली साइड अपोजिट साइड से ज्वाइन कर दें और वो अपोजिट साइड 1:1 में डिवाइड हो जाए तो इस लाइन का क्या नाम होगा? यानी यदि एक त्रिभुज के शीर्ष को हम उसकी सम्मुख भुजा से के एक बिंदु से जोड़ दें और वो बिंदु उस बिंदु की वजह से वो भुजा 1:1 में विभाजित हो जाती है, तो उस रेखाखंड का क्या विशेष नाम है, हमें ये बताना है। तो देखो, अगर ये एक त्रिभुज है, इसके शीर्ष यानी यहाँ से अगर किसी बिंदु को मैं जोड़ दूँ जो सामने वाली भुजा पर है यानी उसकी अपोजिट साइड पर है, अगर मैं इसको जोड़ दूँ और ये लाइन 1:1 में, 1:1 का मतलब क्या है? दोनों नंबर एक जैसे हैं, तो यानी ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए ना, तो इस लाइन का नाम मुझे बताना है। तो अभी तो पढ़ा था हमने, इस लाइन को क्या बोलते हैं? मीडियन यानी कि माध्यिका। पहला प्रश्न ही हमारा यही था, तो हो गया हमारा 8th क्वेश्चन भी हल। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9वें प्रश्न में देखिए बेटा क्या करना है। 4 आपको भाग दिए गए हैं अलग अलग, और आपको प्रत्येक आकृति के लिए यानी हर फिगर के लिए x की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट फिगर देखो, जो फर्स्ट पार्ट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर x दे रखा है, एक 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल का मार्क भी बना हुआ है, और ये जो तीसरा एंगल है ना, ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो, ये दोनों साइड्स हमें दे रखी हैं कि ये अभी बराबर है, तो यानी इसके साथ जो इसके नीचे कोण बन रहे हैं, ये दोनों कोण x और ये 1, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है त्रिभुज की यानी ट्राइंगल की कि एंगल अपोजिट टू इक्वल अपोजिट साइड आर इक्वल। यानी अगर किसी भी ट्राइंगल में कोई 2 साइड इक्वल हैं तो उनके साथ बनने वाले ये जो नीचे एंगल्स होते हैं ना, ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। हिंदी में हम इसको बोलते हैं समान सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण जो हैं वो बराबर होते हैं, यानी जो अपोजिट साइड आपस में इक्वल हैं उसके सामने बनने वाले जो सम्मुख कोण है वो भी आपस में बराबर होंगे। अब देखो, जो त्रिभुज के 3 कोण थे, एक x है, एक 1 है और एक 90 डिग्री है, इन तीनों का योग भी 180 होगा, इन तीनों को ऐड करने पे 180 मिलेगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब हम वैल्यू डाल देते हैं, x की जगह पर x, 1 की जगह पर भी x, 90 तो हमें दे ही रखा था और इक्वल टू ये 180 के, x कितनी बार ऐड हो रहा है? 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 90 कहाँ चला जाएगा इस 180 के पास माइनस होने के लिए, तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा? 180 माइनस 90 डिग्री। माइनस करने पर कितना मिला? 90 डिग्री, और 2x था। अब यहाँ से x की वैल्यू तो बहुत ईजिली आप निकाल सकते हैं। x कैसे निकलेगा? 90 के नीचे चला जाएगा 2, तो 90 के नीचे 2 चला गया, यानी 90 का आधा कर दो, तो 90 का आधा कितना होता है? 45। तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितनी आ गई फर्स्ट पार्ट में? 45। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सेकेंड पार्ट में जो डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर ऑलरेडी दो साइड इक्वल दे रखी हैं ट्राइंगल की, और इन्हीं के नीचे बनने वाले जो कोण है यानी जो एंगल है, एक 90 और एक 40 है। तो ये तो डायरेक्ट बेटा एक्स की वैल्यू 40 डिग्री आ जाएगी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था ना कि अगर दो साइड्स इक्वल हो तो उसके साथ जो नीचे एंगल बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं। रीजन आपको ऑलरेडी पता है, दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल अपोजिट साइड आर इक्वल, यानी समान सम्मुख भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वह भी बराबर होते हैं। तो हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। इसके बाद थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए बेटा, इस फिगर में यहाँ पर हमें एंगल एक्स दे रखा है, एक 45 डिग्री दे रखा है, और ये वाला जो एंगल है हमें नहीं पता और एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमारे इस ट्रायंगल में ये दो साइड्स इक्वल है, यानी इस त्रिभुज में ये दो भुजाएं बराबर हैं। अभी हमने पढ़ा था ना, अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं ये वाली बराबर होती हैं तो नीचे बनने वाले कोण बराबर होते हैं। तो इसके साथ जो नीचे कोण बन रहा है एक 45 डिग्री है, और ये जो कोण एक है ये बन रहा है, तो यानी ये कोण एक और ये कोण 45 आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये कोण तो बिल्कुल अलग बन रहा है। और इन भुजाओं बराबर भुजाओं के साथ सामने वाले कोण, एक ये है ना 45 और इसके सामने कौन है ये एक, तो यही कोण बराबर होंगे, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल अपोजिट साइड आर इक्वल, यानी कि सम्मुख भुजाएं अगर बराबर हो, समान हो, तो उसके सम्मुख कोण भी इक्वल होते हैं। अब त्रिभुज के तीनों कोण यहाँ पर कौन कौन से हैं, एक्स है, एक है और 45 है। ये होगा 180 के बराबर, जोड़ने पर एक नंबर कोण भी 45 के बराबर है, तो 45 और 45 जोड़ेंगे तो 90 हो गया। अब 90 अगर 180 के पास होगा जाएगा तो घटा हो जाएगा, और x की वैल्यू आपके पास यहाँ कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। यानी ये कैसा त्रिभुज बन गया, ये बन गया हमारा एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट में देखिए बेटा, त्रिभुज बना हुआ है कुछ इस प्रकार से, ये दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके सामने वाला कोण मैंने एक लिखा हुआ है, इसके सामने वाला कोण x है, तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे, यानी कोण नंबर 1 बराबर होगा x के। और तीनों कोण जो त्रिभुज के अब हैं x, कोण नंबर 1 और 100 डिग्री का जो कोण है, इन तीनों का योग हो गया 180 के बराबर। x की जगह पर तो हम x ही लिखेंगे, और 1 की जगह पर लिख देंगे हम कोण x बराबर जमा 100 डिग्री बराबर है 180 के। x और x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 180 में से 100 को घटा देंगे, क्योंकि 100 को हम 180 के पास ले गए, तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा 80 डिग्री, यानी 2x बराबर है 80 डिग्री के। तो x का मान निकालने के लिए, यानी x की वैल्यू निकालने के लिए हम इस 2 को नीचे ले जाएंगे। अब x की वैल्यू निकालने का मतलब इसको हाफ कर दो, आधा कर दो, तो कितना बचेगा 40 डिग्री, यानी 40 डिग्री हमारा आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10वें प्रश्न में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, त्रिभुज PQR में, जो कि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, जिसपे राइट एंगल बना हुआ है, यानी समकोण बना हुआ है Q बिंदु पर, लिखा है ना Q पर एक समकोण है, Q एक समकोण है, यानी Q इज द राइट एंगल। PQ की वैल्यू है 35 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू है 37 सेंटीमीटर, और आपको जो निकालनी है वो लेंथ ऑफ QR निकालनी है, यानी QR की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसके लिए हम आकृति यानी डायग्राम बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से बनाना बेटा, जहाँ पर राइट एंगल बोला हुआ है उसी पे आपकी सारी वैल्यूज डिपेंड करती हैं। तो क्यू पे बोला है ना, तो क्यू पे फटाफट से एक मार्किंग बनाओ राइट एंगल की, और इस पॉइंट को नाम दे दो क्यू। क्यू के सामने वाली जो साइड है ये होगी हमारी हाइपोटेन्यूज, यानी कर्ण भुजा, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कर्ण। और जिस पर क्यू बना हुआ है, जो नीचे लेटी हुई है रेखा, ये होती है बेस, यानी कि आधार, हिंदी में बोलते हैं आधार और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट बोलते हैं इसको बेस। ये लाइन जो कि तीसरी बच गई, ये है हमारी परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में लंब। ठीक है, तो तीनों भुजाएं हमें मिल गई। अब पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय तो आपको याद ही है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग के प्लस परपेंडिकुलर यानी लंब के वर्ग के। इसको आपने अच्छे से याद रखना है। इसमें वैल्यूज डाल दो। अब हाइपोटेन्यूज की जगह पर 37 सेंटीमीटर डाल देते हैं। बेस हमें दे रखा है क्यू आर की वैल्यू तो हमें निकालनी है। इसके बाद हमें परपेंडिकुलर दे रखा था यानी लंब दे रखा था 35, तो मैंने यहाँ डाल दिया। अब 37 का वर्ग यानी 37 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आएगा इस तरीके से। 35 का भी स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और क्यू तो हमें नहीं पता, तो उसकी जगह पर मैंने क्यू ही लिख दिया। अब क्यू की ही वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस 1255 को यानी 1225 को इधर ले आती हूँ घटा करने के लिए, और क्यू को ऐसे लिख लेती हूँ। तो इस प्रकार से मैं अपनी स्टेटमेंट यानी इस इक्वेशन को लिख सकती हूँ। अब क्यू का वर्ग आपके पास आ जाएगा 144। अब इस वर्ग के निशान को यहाँ से हटाना हो तो मुझे 144 पे वर्गमूल लगाना पड़ेगा, यानी स्क्वायर हटाना हो तो मुझे सामने स्क्वायर रूट ले जाना पड़ेगा। और 144 यानी 144 किस संख्या को 2 बार गुणा करने पर मिलता है, 12 को। ये तो सभी को याद है, 12 गुना 12 होता है 144 यानी 144। अब
अब 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने का मतलब 12 की पेयर बन गया ना स्क्वायर रूट के अंदर, तो यानी अब मैं स्क्वायर रूट हटा सकती हूँ, यानी 12 इस स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, वर्गमूल से बाहर आ जाएगा और QR की वैल्यू आपकी आ जाएगी यही 12 सेंटीमीटर। और आपको यही वैल्यू फाइंड करवानी थी ट्राइंगल के लिए। तो हो गया आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस आपके सॉल्व। इस वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की बेटा प्रैक्टिस कीजिए। NCERT में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उनसे भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।